अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। फवाद चौधरी साहब कहते हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की, लेकिन लगता है कि 100 सुनार की तो 2 लोहार की, क्योंकि 2 ऐसे काम किए वज़ीर आज़म ने जिससे लगता है ऐसे कि अदम एतमाद का जो गुब्बारा था उससे हवा निकलती हुई महसूस हो रही है। कल उन्होंने खिताब किया, बड़ा अहम ऐलान, बड़े अहम ऐलानात उनकी जानिब से किए गए। पेट्रोल की कीमतों में कमी, अगले 4 महीने तक, नेक्स्ट बजट तक पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, ये उन्होंने ऐलान किया। इसके साथ साथ और भी कई ऐलानात थे आवाम से मुतालिक, नौजवानों से मुतालिक, और आज उन्होंने जाके बड़े अहम इत्तेहादी चौधरी बिरादरान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से मुलाकात की है। मुलाकात बड़ी पॉजिटिव रही, क्योंकि अभी तक जो अंदरूनी कहानी सामने आई है, जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक चौधरी बिरादरान ने अदम एतमाद को एक अफसाना करार दे दिया है। इस अफसाने में रंग भरने के लिए इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग काफ तैयार नहीं है। उन्होंने आज यकीन दहानी कराई है कि हम डट कर इस हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। कल जो ऐलान किया वज़ीर आज़म ने, उसकी भी उन्होंने तारीफ़ की और दौरा रूस की तारीफ़ की। साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो इशाइये की दावत दी गई थी चौधरी बिरादरान को, उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। 2 दिन का वक्त दिया गया था कि 2 दिन में जवाब दे देंगे, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, जिससे लगता ऐसा है, महसूस ऐसा होता है कि कोई इरादा नहीं है चौधरी बिरादरान का उस इशाइये में शिरकत करने का। तो इस सारी सूरत हाल में तहरीक अदम एतमाद का मुस्तकबिल क्या है? तहरीक अदम एतमाद आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि अभी तक डेट जो है वो भी अनाउंस नहीं की गई है कि तहरीक अदम एतमाद को कब लेकर आना है। नंबर्स पूरे हैं या नहीं, क्योंकि इत्तेहादियों के बगैर ऑपोजिशन नंबर्स कैसे पूरे करेगी। और आज की मुलाकात के बाद लगता है ऐसा है कि ऑपोजिशन का मोराल जो है थोड़ा सा डाउन हो गया होगा। है या नहीं है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब तहरीक इंसाफ, हसन मुर्तज़ा साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी रुकने पंजाब असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं, और रुकने पंजाब असम्बली मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सलमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। हसन मुर्तज़ा साहब, आगाज़ में आपसे करती हूँ। सर, गुज़श्ता चंद हफ्तों से जरदाई साहब की मुलाकातें भी हुई चौधरी बिरादरान से, और कहा जा रहा था कि बड़ी पॉजिटिव ये मुलाकातें रही हैं, कुछ ऑफ़र्स भी हुई थी उनको, लेकिन वज़ीर आज़म ने एक मुलाकात की और ऐसा लगता है कि सारी मेहनत ज़ाया हो गई है। बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये जो मुलाकातों का सिलसिला होता है ये सियासत में होता रहता है, और सियासतदान आपस में मिलते भी रहते हैं, डायलॉग्स भी होते रहते हैं। उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो हुकूमत का हिस्सा बन गए। इमरान खान साहब आए हैं, उनके वो अलाइज हैं, इत्तेहादी हैं, उन्होंने कोई वादे वईद भी किए होंगे। और जिस तरह की कल इमरान खान साहब की तकरीर थी, और वो बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे इलेक्शन की तकरीर कर रहे हैं, इलेक्शन में जाने से पहले जैसे वजीर आजम करते हैं कि वोट फलां को दोगे तो ये होगा, फलां को दोगे तो ये होगा। और फिर आज की उनकी जो मसरूफियात थी, जिसमें वो मुख्तलिफ मेंबरान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के को मिले और उनसे वादे वहीद और फंड्स रिलीज करने के वादे, और नौकरियां और थानेदार और पटवारी मर्जी का लगवाने का, ये सारी चीजें जो हैं ये जाहिर करती हैं कि वो अंदर से टूट फूट का शिकार है, वो बुखला शिकार है, वो उनमें वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा जो एक वजीर आजम में होना चाहिए। तो इसलिए ये कह देना कि ऑपोजिशन का मोराल डाउन होगा, ऑपोजिशन का मोराल तो बुलंद हुआ कल जब उन्होंने देखा कि एक अवामी मार्च होने जा रहा है, तो उन्होंने 10 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की। बिजली कल सुबह उन्होंने 6.5 बढ़ाई थी फी यूनिट, शाम में 5 रुपए कम कर दी। अब क्या मंतक है कि सुबह बढ़ाई जाए और शाम में कम कर दी जाए, और फिर अवाम को रिलीफ दे रहे हैं कि 1.5 रुपया कल की कमी में भी अवाम की जेब से निकला है। तो ये सारी चीजें ये जाहिर हैं कि वो बुखलाहट का शिकार है। ऑपोजिशन का तो मोराल बुलंद हुआ, और फिर 30,000 रुपया जो ग्रेजुएट्स को उन्होंने इंटर्नशिप का वादा किया है, तो आपने तो 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था, ये 30,000 जो खैरात में देने का आप कह रहे हैं, ये किस खाते में है? और फिर कोई स्कीम भी ऐसे ही होगी जैसे पहले डेवलपमेंट फंड्स की होती है कि जो उनके पास आ जाए,
जो उनके हाथ पे बैत कर ले उसको मिल जाए और जो ना करे उसके हल्के को सजा दी जाए। तो ये 30,000 भी इसी चक्कर में जाएगा और कौमी खजाने को नुकसान होगा। अगर सही। उसका डायरेक्ट अवाम को होता हमें कोई एतराज ना होता। आप लेकिन अगर हसन देखें, मुर्तजा साहब, आपकी जमात टाइमिंग पे बड़ा भरोसा करती है कि टाइमिंग जो है सियासत की वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मुराल डाउन है, वजीर आजम का कॉन्फिडेंस लेवल भी आपको उस तरह से नजर नहीं आ रहा है, तो फिर क्यों ना फौरी तौर पर तरीके अदम एतमाद लाई जाए, उसको कामयाब करवाया जाए? उसमें देर किस बात की है? देखिए कोई डिले नहीं है, कोई डिले नहीं है। तरीके अदम एतमाद में कोई हम देर करने जा रहे हैं या डिले करने जा रहे हैं। टाइमिंग्स वाकई जो है वो सियासत के अंदर बड़ा मैटर करती हैं। आपके टाइमली जो फैसले हैं वो अगर आप ले लें तो सियासत का रुख बदल जाता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अपने हिसाब से सही सियासत कर रही है। हम पूरी कौम को एतमाद में लेके निकल रहे हैं कि ये हमारे इश्यूज थे। हमने जब लॉन्ग मार्च किया है तो हमने उसमें अपने 4 जो बुनियादी नकात थे, जो हक्के हाकमियत था, हक्के मलकियत था, हक्के बराबरी था, हक्के रोज था, उसकी बुनियाद पर हम निकले और हमने फिर 38 नकात भी दिए, अपने मुतालबात भी दिए। तो इसलिए ये पीपल्स पार्टी वो टाइम जो है वो कोई ये नहीं कि उसे टाइम दे रहे हैं। ये जरूरत है इस वक्त की कि अवाम को पता चल जाए कि ये लॉन्ग मार्च किस लिए हो रहा है। ये लॉन्ग मार्च की ठीक है हसन मुर्तजा साहब, आपका पॉइंट आ गया। सलमा साहिबा, जी मैं बाकी मेहमानों की तरफ भी बढ़ती हूँ जरा, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी। हसन साहब, सलमा साहिबा, लगता है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनको सियासत के गुर जो हैं वो समझ आ गए हैं। आप देखें 2 दिन में ही उन्होंने बिसात पलट के रख दी है। कल जो उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात किए, आज चौधरी बिरादरान से मुलाकात, क्या समझती हैं? जी मुझे लगता है कि बिसात क्या बदलनी थी। वो कहा करते थे कि घबराना नहीं, वो शदीद घबरा चुके हैं, वो शदीद बुखलाहट का शिकार हैं, जिसकी मिसालें चंद नज़र आती हैं कि आज आपने देखा कि उनकी हुकूमत में तीसरी एमनेस्टी दे रहे हैं वो, जिसमें उन्होंने कर क्या रहे हैं। बेसिकली वो अपने साथ जो इन्वेस्टर्स थे और जो उनके साथ हवारी थे, और वैसे जब 4 साल से हुकूमत में थे उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो कार्टर्स पाले हुए थे उनको कहा कि चीनी चोरी के 300 अरब का गबन हुआ, गंदम हमारी चोरी हुई, LNG हमारी गई अरबों की, रिंग रोड चोर जो थे, और जितने उन्होंने वो सारे माफियाज पाले हुए थे उनको पहले कहते रहे कि पैसे भरते रहो भरते रहो भरते रहो, करप्शन करते रहो करते रहो करते रहो। अब जब जाने का वक्त आया है, जाने लगे हैं, तो तीसरी एमनेस्टी देके कहते हैं 5% दो, काला धन सफेद कर लो। तो ये बेसिकली वो अपने इन्वेस्टर्स को और फिर मुझ पे इन्वेस्ट करना जब अगला इलेक्शन आएगा तो वो क्या पैगाम सीधा सीधा दे रहे हैं। कल जो उन्होंने रिलीफ दिया अपनी कल की तकरीर के अंदर, वो रिलीफ किसको दिया, किसको पागल बना रहे हैं, वो भी अपने इन्वेस्टर्स को दिया। क्योंकि अभी 2 महीने पहले मिनी बजट आया था, सबको याद होना चाहिए, उसमें 350 अरब के इजाफी टैक्स लगाए गए थे। और वो जो टैक्स लगाए गए थे वो डेयरी प्रोडक्ट्स पे लगाए थे, बेकरी पे लगाए थे, अगर आपको याद हो, अद्वियात पे लगाए थे, अद्वियात के रॉ मटेरियल पे 17% टैक्स लगाया गया था। तो गरीब आदमी को तो दवाई चाहिए, गरीब आदमी के बच्चे को तो पीने के लिए दूध चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए थी, जो गरीब की चीजें थी, जो गरीब को रोटी चाहिए थी, जो चीनी चाहिए थी, जो गंदम चाहिए। और फिर गंदम का सोच लें आप कि इन्होंने कहा ये कि रशिया गया था मैं 2 मिलियन टन गंदम लेने के लिए, 2 मिलियन टन गंदम लेने रशिया चले गए, और मौसूफ जो पूरी हुकूमत है, तर्जुमानों की जो फौज है, वो कुछ महीने पहले रुकती नहीं थी कि ये कहते हुए कि हमने बम्पर क्रॉप है इस दफा गंदम की, और कहते थे 27 मिलियन टन हमने क्रॉप जो है वो गंदम इस साल हम पैदावार की है। तो अगर 27 मिलियन टन की है तो हमारी तो ज़रूरत जो है वो 22 मिलियन टन पे होती है। तो अगर 5 मिलियन टन इजाफी ऑलरेडी बकौल इनके पैदावार थी इस साल, तो 2 मिलियन टन रशिया से लेने चलेगी, इसकी कोई बात समझ नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं। तीसरी तरफ आप अगर देखें 2 दिनों में पिछले, आप ये जो आज गए हैं वो चौधरी बिरादरान को मिलने, तो मुझे वो याद आ गया था कि कभी इनके दर कभी दर बदर, ए गमे कुर्सी तेरा शुक्रिया। मतलब वो उनकी हालत ये थी कि वो अब चौधरी बिरादरान से उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो फौरन उनको मिलने चले आए। अब वो हर तरफ हाथ पाँव मार रहे हैं। और दूसरी तरफ वो जो उन्होंने कहा है कि मैं दूंगा नौजवानों को, तीसरी तरफ ये मैं कहना चाह रही थी कि अगर हम ये कहते हैं कि आज वो रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, और आज उन्होंने जो 10 रुपए पेट्रोल की कीमत कम की है, 12 रुपए 13 दिन पहले सिर्फ 12 रुपए कीमत बढ़ाई और आज 10 रुपए कम कर दी। और ये तब मौकफ ये था जब 10 रुपए बढ़ाई थी
जी आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ी है, लिहाजा हमें बढ़ानी पड़ेगी, हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो आलमी मंडी में तब $94 का बैरल था, तो इन्होंने 160 रुपए कीमत की। आज बैरल आलमी मंडी में $100 से ऊपर चला गया, इन्होंने 10 रुपए कम कर दिए। तो ये तो खुद ही नफी कर रहे हैं। ऑपोजिशन से मशवरा भी मांग रहे हैं, बता दें कैसे कम हो सकते हैं। जी, ऑपोजिशन बिल्कुल, ऑपोजिशन को पता है कि कैसे कम हो सकता है। ये घर तशरीफ लेके जाए ना तो ऑपोजिशन कर लेगी जो करना है। अच्छा, वैसे मशवरा नहीं देंगे। हाँ, इनको ऑपोजिशन ने करके दिखाया हुआ है। मुस्लिम लीग नून जब 2008 में पंजाब में हुकूमत बनाई थी, बड़े अबतर हालात थे। 2013 में सबको याद होगा 16 घंटे की लोड शेडिंग थी। 2013 में सबको याद होगा कि बॉम्ब ब्लास्ट, और 2008 में दहशतगर्दी अरूज पर थी। हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई थी, हमारे एक्सपोर्ट्स गिर गए हुए थे। और आपको पता है कि 2008 में हम 10 साल की एग्जाइल काटने के बाद आके पंजाब को टेकअप किया था। भागे नहीं थे हम लोग, हमने तब भी करके दिखाया था। 2013 में भी जब हमें हुकूमत मिली, तब की आप देख लें कि तरक्की की शरह जो थी वो 2.3 और 3% पर थी। और उसके बाद उसको 5.8% इनके हाथ में देकर आए हम 5 साल। 12,000 मेगावाट बिजली दे के 16 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करके आए हैं। उसके अलावा हमने 2000 किलोमीटर के मोटरवेज इनको बना के देके आए। उसके अलावा कोई चीज, उसके अलावा एक और बड़ी अहम बात है, जो अब ये जा रहे हैं, ये जाते जाते जो दास्ताने और जो राग लाप रहे हैं, अपनी अच्छाई बयान कर रहे हैं एक नया मंशूर देके। इन्होंने हेल्थ कार्ड का कल तकरीर में जिक्र किया, इन्होंने उसका जिक्र किया, जो जवान प्रोग्राम का जिक्र किया, इन्होंने एहसास प्रोग्राम का जिक्र किया। तो ये सारे तो ऑलरेडी एनुअल डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा थे। जब इन्होंने 2022 का जून का जो बजट दिया था, उसके अंदर हिस्सा थे। तो ये 7 महीने गुजरने के बाद उसके ऊपर क्या इकदाम हुए? 7 महीने के वो पहले ट्रक की बत्ती दिखा के 7 महीने के बाद वही दोबारा चीजें रिलीफ के तौर पे कैसे लोगों के सामने पेश कर सकते हैं? लोगों को कैसे कैसे पागल बना रहे हैं। और एक चीज और, कर्जे जिनकी हमेशा बात करते हैं इतनी ज्यादा, हम जब ये इन्होंने कर्जे हम पे डालते रहे, इनके 3 सालों में जो कर्जा लिया गया 51,000 अरब पे हमारा कर्जा पहुंच गया है। 29,000 अरब से सिर्फ 3 सालों में इस हुकूमत ने 70% कर्जा लिया, उसका जितना कि पाकिस्तान ने 70 सालों में लिया था। क्या सैफुल्लाह भुट्टो साहब, इतना कुछ दे के गई थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, ये क्या कर दिया इस हुकूमत ने? इतना नुकसान। मेरे ख्याल से अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, कोशिश करते हैं कि उनसे रब्ता करें। हसन मुर्तज़ा साहब, मैं आपकी तरफ वापस आ जाती हूँ। सर, ये जो मुलाकात आज हुई वज़ीर आज़म की चौधरी बिरादरान से, उसके ऊपर तो हम कर ही रहे हैं बात, लेकिन उससे पहले जरदारी साहब की भी मुलाकात हुई थी, और वो मुलाकात बड़ी पॉजिटिव भी कहा जा रहा था, और कुछ ऑफर्स भी उनको की गई थी। लेकिन उन ऑफर्स के ऊपर इत्तलात ये थी कि मुस्लिम लीग नून नहीं मान रही थी। तो क्या ऐसा ही है सर, ये जो ऑफर की गई थी, और ऑफर भी क्या थी? वजारत आला की बात की गई थी कि वो मुस्लिम लीग काफ को दे दी जाएगी। तो क्या वाकई में मुस्लिम लीग नून की वजह से बात नहीं बनी, या फिर अभी बातें चल रही हैं, टॉक्स चल रही हैं उनके साथ? देखें आयशा, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर हम ऑफर दे के उन्हें आते तो क्या हमने मुस्लिम लीग को इत्तेहाद में नहीं लेना था? जो सबसे बड़ी पार्टी है पंजाब की, उसको हम इत्तेहाद में ही नहीं लेंगे और 7 सीटों पे जाके हम उन्हें ऑफर कराएंगे कि आए हम आपको वजीर आला बनाते हैं। इस तरह नहीं बात होती। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपस में बातचीत की। अगर वहां पे कोई ऑफर हुई है, अगर हुई है, तो मैं बार बार अगर पे जोर देता हूँ कि अगर कोई हुई है तो उसमें मुस्लिम लीग नून को जरूर इत्तेहाद में लिया होगा। कभी भी पाकिस्तान पीपल्स अकेली वहां बगैर मशवरे के, बगैर इत्तेहाद में लिए किसी को कोई ऐसी ऑफर नहीं कर सकती। और यहाँ पर मैं कैसे आपको कह दूं कि हमने ऑफर की है, ये कबल वक्त नहीं होगा। इस मुलाकात में चौधरी बिरादरान ने कोई यकीन दहानी कराई थी जरदारी साहब को, ये जो मुलाकातें हुई थी उनकी? जी सॉरी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ठीक है, ऑफर के बारे में तो नहीं आप बता रहे, लेकिन चौधरी बिरादरान ने क्या कोई यकीन दहानी कराई थी कि आपका साथ देंगे, या फिर उन्होंने वक्त मांगा था बातचीत के लिए, सोच विचार के लिए? ये कबल अज वक्त होगा, ये बताने की अभी नौबत नहीं आई। जब नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर आप खुद देखेंगे, जब डिवाइड होगी तो वो बड़ी क्लियर होगी। हसन मुर्तज़ा साहब, आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वक्त ले रही है ऑपोजिशन, या फिर ऑपोजिशन खुद टाइम गेन कर रही है और मोहलत दे रही है इस हुकूमत को कि अपना वक्त पूरा कर ले? वक्त कितना रह गया इस हुकूमत के पास अब? ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। आपको अच्छा, जो जल्दी है वो शायद थोड़ा सा आप धीमे चलें
इंशाअल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करेंगे, कौम मायूस नहीं होगी, ये कौम खुशखबरी होगी कि लेकिन इस हसन हुकूमत मुर्तज़ा से साहब, काम। आप लोग सरप्राइज ठीक है मीडिया को देना चाहते हैं, लेकिन लगता है ऐसा है कि वज़ीर आज़म साहब ने सरप्राइज नहीं दे दिया ऑपोजिशन को और आवाम को भी, इनफैक्ट कि कल जो ऐलान कर दिया आप अनएक्सपेक्टेड था, और आज दे जाके मुलाकात में जिस तरह की बातें हुई हैं, उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। चौधरी बिरादरान ने वज़ीर आज़म को, मैं कह रहा हूँ कि आपने शायद मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की हुकूमत जब गई थी नहीं देखा था, वो रात को प्रेस टॉक कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरी हुकूमत बहुत मजबूत है, और सुबह वो नहीं थे। ये जो हुकूमत सियासत की बिसात है ना, ये बड़ी बड़ी बेरहम है, और ये लोगों को बिल्कुल इस तरह कर देती है कि उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा होता कि हमने अब क्या करना है और क्या हो जाता है। आप थोड़ा सा सब्र करें, अब आप मीडिया पर्सन हैं, आपने डिसाइड करना है ना कि किस मैंने ब्रेकिंग देनी है, किस वक्त मैंने खबरनामा देना है, किस वक्त मैंने टिकर चलाना है, सियासत हमारा काम। चले हम सब्र कर लेते हैं हसन मुर्तज़ा साहब, हम सब्र कर लेते हैं। जो इत्तेहादी हैं उनको तो बता देना कि क्या करना है, कब लेकर आनी है अदम एतमाद की तहरीक, शायद तब आपका साथ दे दें। वो हम बता रहे हैं, सिर्फ हम ये जो हमारी है ना मीडिया मैसेजिंग, हम उससे जरा कर रहे हैं। बाकी जिनको हमने बताना है, जिनको अपने एतमाद में लेना है, वो भरपूर तरीके से हम उनको एतमाद में भी ले रहे हैं और उनको साथ साथ आगाह भी कर रहे हैं। सिर्फ थोड़ा सा हम चाहते हैं कि क्या मैसेजिंग के जरिए वो काम बिगड़ सकता है, तो आप थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। चलें जी, सब्र कर लेते हैं। सैफुल्लाह अब्रो साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सैफुल्लाह साहब, ऑपोजिशन ये कह रही है कि वज़ीर आज़म ने जो ये पैकेज अनाउंस किया है और आज जो जाके मुलाकातें कर रहे हैं, कि दरअसल उनकी घबराहट जाहिर करता है कि ऑपोजिशन ने इतना प्रेशर डाला कि वज़ीर आज़म साहब घबरा गए। देखिए जी, बात तो ये समझ में नहीं आती ना, ये न जाने इनको ये एक दो अल्फाज ही आ गए हैं ना, अपोजिशन को घबराना है, कभी कहते हैं जी हुकूमत नहीं है, कभी कोई चीज है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है ना घबराना नहीं है, इसलिए उनको भी आ गए। नहीं, बस ये कि बात देखें, अगर फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी हैं उस पर भी इनको ऑब्जेक्शन है, कम हुई है उस पर भी इनको ऑब्जेक्शन है, लिहाजा ये खुद बताना चाहते हैं कि इनको आवाम से कोई भी सरोकार नहीं है, इनकी अपनी एक एजेंडा है, इनको टॉपिक चाहिए हुकूमत पे तनकीद करने के लिए। इनको तो खुश होना चाहिए कि आज अगर प्राइसेस कम हुई है तो इसमें कौन सी कबात है। मुझे तो ताज्जुब होता है, आपने देखा है कि वो आपने शायद क्लिप भी चलाया खाकान अब्बासी साहब का कि ये बड़ी ज्यादती है अवाम के साथ। पता नहीं अवाम के साथ तो ज्यादती नहीं, ज्यादती आप लोगों के साथ लाजमी है, क्योंकि आपको एक इशू मिला था, इशू फिर खत्म हो गया और पीएम साहब ने कहा कि हम 4 महीने कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, गवर्नमेंट तो चाहती है कि कम से कम कीमतें हो ना, तो इनको कौन सी तकलीफ, अभी 4 महीने को कोई टॉपिक नहीं मिलेगा। टॉपिक है इनके पास ना, ये क्यों मायूस हो गए हैं, इनके पास टॉपिक है, इनको अदम एतमाद लानी है, शौक से लाएं, किसने इनको मना किया है ना। इनके नंबर्स पूरे थे, ये क्यूले के शुजात साहब के पास चले गए, एमकेएम के पास चले गए, जीडीए के पास चले गए, तो इनको तो खुश होना चाहिए। लेकिन आज उनको फिर मायूसी हुई कि शुजात साहब के साथ पीएम की मुलाकात की, ये भी घबरा गए हैं। भाई ऐसे कोई बात नहीं है, आप शौक से आ जाएं। अभी देखिए जैसे भाई ने कहा लॉन्ग मार्च में ट्रेवलिंग में था, आपको मैंने भाई को बताया भी था जी कि मैं ट्रेवलिंग में हूँ ना, 2 लाइन कट गई थी। जैसे भाई ने कहा साहब ने कि मतलब अभी तो 2 दिन मार्च को है ना, मैं तो भाई को एडवाइस दूंगा, हमें खुशी होगी कि बिलावल साहब पहले तो ये लॉन्ग मार्च पहले करते ना, अगर लॉन्ग मार्च से अवामी भलाई हो जाती है इनके समझ के मुताबिक, ये अच्छी बात है। अभी 2 दिन हुए, आपको ये 3 साल पहले करना चाहिए था। लेकिन मैं अभी भी आपको ये मतलब गुजारिश करता हूँ कि आप बिलावल साहब को कहें वो आके कोई 1 साल यहाँ बैठ जाए इस्लामाबाद में, अगर उनके बैठने से अवाम के मसाइल हल होंगे तो हमें तो खुशी होगी, ये बैठ जाए उधर। वो अदम एतमाद भी आ जाएगी, वो भी कर। अच्छा सैफुल्लाह साहब, एक सवाल ये भी उठता है ना कि पहले ये कहा जा रहा था इस गवर्नमेंट के जानिब से, तर्जुमानों की जानिब से, इवन वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि पॉसिबल ही नहीं है कि पेट्रोल की कीमतें कम हो, आलमी मार्केट में इतनी बढ़ रही हैं। तो पिछले 3-4 महीने से यही बातें चल रही थी कि मुमकिन ही नहीं है कि कीमतें कम हो। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आलमी मार्केट में कीमतें कहाँ पे पहुंची हुई हैं, और अब पाकिस्तान में जो है कीमतें एकदम से इतनी कम, उसके बाद अगले 4 महीने तक बढ़ेंगी ही नहीं। बड़ा अच्छा इकदाम है ये बड़ी अच्छी बात है, अवाम बड़े खुश हैं इससे, हम भी बड़े खुश हैं। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ, और अगर अब पॉसिबल हो गया है तो पिछले 2-3 महीने में क्यों ये पॉसिबल नहीं था? देखिए, अगर किसी तर्जमान ने कहा
तो उसमें कोई ऐप तो नहीं है ना। जो आलमी प्राइसेस थी या यहाँ हमारी पॉलिसी मैशर की थी, पूरी एक मैशी टीम बैठती है ना, आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर उन्होंने पहले वो मतलब ऐसे तो उन्होंने कोई अलग बात तो नहीं की, किसी भी तर्जुमान ने कहा तो उन्होंने गलत तो नहीं कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो बढ़ी हैं और उसके साथ हमारे, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस जो भी हैं वो आपकी डॉलर के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो लाजिमी है वो महंगा पड़ता है। अगर किसी तर्जुमान ने कहा और आज अगर गवर्नमेंट ने उस पर कोई स्टेप लिया है, कम किया है, तो इसमें कौन सी कयामत कौन सी? यानी ऑपोजिशन के दबाव की वजह से ये फैसला नहीं हुआ? वो नहीं है कोई भी, कौन सा अपोजिशन का दबाव, किस अपोजिशन का दबाव कह रहे हैं? उसी अपोजिशन का जो चौधरी शुजात साहब को मिन्नतें करती है, उसी अपोजिशन का जो जहांगीर तरीन साहब की तरफ देखती है, उसी अपोजिशन का जो एमक्यूएम के पास जाती है, उसी अपोजिशन का जो जीडीए के पास जाती है। भाई अपोजिशन नहीं है, इन बेचारों को टाइम चाहिए। अभी 3.5 साल बड़ी मुश्किल से इन्होंने गुजारे हैं, 1.5 साल से सबर नहीं होता, तो आप इनको कहेंगे थोड़ा सबर कर लें। अगर फिर भी इनको शौक है तो अदम एतबार तहरीक लाएं, हम इनको मना नहीं करते, उनका जमहूरी हक है कि किसने मना किया है। ठीक है सलमा साहिबा, आप सुन रही हैं सैफुल्लाह साहब की बात, जहांगीर तरीन कॉन्फिडेंट है कि आप लेकर आए जहांगीर तरीन साहब की तो सुना है डेली इनके बड़े खबर लेते हैं, फोन करके हालचाल पूछने तबीयत का, वो उनको ज्यादा जरूरत है इस चीज की। अच्छा मैं ये बताना चाहूंगी कि इन्होंने जो 10 रुपए जो हाँ तो कोई बुराई नहीं की, फूल ही भेजे हमने कंटेनर पे खड़े होकर गालियां नहीं दी, हमने गालियां नहीं दी कंटेनर पे खड़े होकर। किसी की जब कोई बीमार होता है तो उसकी इयादत ही की जाती है, और हमने फूल शौकत खानम भी लेके गए थे नवाज शरीफ साहब जब इमरान खान साहब फूल गिरे थे। हम फूल हर जगह लेकर जाते हैं, वो फूल भूले मत, आप हमें याद ना कराएं। फूलों की बात फिर बात आगे निकल जाएगी। फिर आपका उसके आप लोगों का जो किरदार है ना इस मामले में, अयादत के मामले में या किसी को अफसोस कराने के मामले में, वो बड़ा भयानक है। आप उस तरफ ना जाएं, चीजें बिगड़ जाएंगी। अच्छा दूसरी तरफ मैं ये बताना चाहती हूँ कि इनकी आप यहाँ से पिटी हुई हालत का अंदाजा लगाएं कि 10 रुपए पेट्रोल की वो गोली दे के अवाम को, और 5 रुपए बिजली की गोली सुबह 6 रुपए महंगी करके और शाम को 5 रुपए की गोली देके, और उसके बाद एलपीजी 27 रुपए बढ़ा दी उसी दिन। अच्छा अब ये देखें, ये 15 रुपए का जो रिलीफ इधर दिखा रहे हैं ना, सिर्फ शो कर रहे हैं। अब देखिएगा गरीब अवाम में कहां से निचोड़ते, ये कहां से निकालते। ये 15 रुपए जो है ना, ये 1500 रुपए का पड़ना है एक बंदे को, और उसकी एक मिसाल दीजिए ना। दूसरा मुझे ये बताइए कि ये, और दूसरी बात ये कि जो ऐलानात हैं इनकी वही हालत होगी। जब इमरान खान साहब 2018 में आए थे तो इन्होंने कहा कि मैं 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, 50 लाख घर दूंगा और 1 करोड़ नौकरी दूंगा। ये 3 मिसालें अगर आप उठा लें तो करप्शन इंडेक्स जो वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो कहती है कि हम 140 नंबर पे आ गए 4 सालों में। कहाँ 26 नंबर गिरे हैं हम लोग, पॉइंट नीचे आए। अच्छा जो 1 करोड़ नौकरी देनी थी, उसमें पाकिस्तान के अंदर पिछले साल तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का गुर्बत की लकीर से नीचे मजीद इजाफा हो गया। 7.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। अच्छा उसके बाद नौकरी जो 1 करोड़ देनी थी ना, उसकी बजाय करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। और अब जो ग्रेजुएट्स हैं उनके साथ एक इंतहाई भयानक मजाक ये किया जा रहा है कि उनको 30,000 रुपए की इंटर्नशिप की एक फिर बत्ती दिखाई जा रही है। वो क्यों बत्ती दिखाई जा रही है? और तीसरा जो 50 लाख घर देने थे ना, उसको जरब दे लें 5 के साथ, इतने लोग बेघर हो गए इस 4 सालों में। और तीसरी बात ये है, आज खुद ये इकरार कर रहे हैं अखबार में कि 237 अरब रुपए का रिलीफ अगले 4 महीने में देने की बात करें। पहली बात तो ये है कि ये 4 महीने रिलीफ नहीं होगा, आप भी यहीं पे हम भी यहीं पे। ये यूटर्न देखिएगा इन कीमतों पे भी कैसे आते हैं और किन क्या के हीले और बहाने बनते हैं। ये 237 अरब रुपया कहाँ से आएगा? क्योंकि ये 237 अरब रुपया जो इजाफी है, ये तो जून में जो बजट पेश हो चुका है उसका हिस्सा ही नहीं है। मिनी बजट जो जनवरी में है उसका भी हिस्सा नहीं है। तो ये 237 अरब तो ये कह रहे हैं, हमारा ख्याल है 300 से 400 अरब की बात करें तो इसका मतलब है ये 400 अरब मजीद कर्जा उठाएंगे। ठीक है, इन चीजों का अगर ये पूरा करते हैं, और वो कर्जा उठा के किसके ऊपर बोझ डालेंगे? अवाम के ऊपर। वो कर्जा वापस किससे लेंगे? निकलवाएंगे, अवाम के ऊपर से निकलवाएंगे। तो इसलिए मुझे ये बताएं कि इनके पास ऐसा क्या, आप कैसे कह सकते हैं कि बुक लाइन हुई? क्या ये प्लानिंग है? क्या ये इक्तिसादी कमेटी जो है वो इस तरह मिलती है कि पहले जून में बजट दिया है, जनवरी में मिनी बजट दिया है, अब अचानक 1 मार्च को इतना बड़ा रिलीफ पैकेज आ गया, और रिलीफ पैकेज आया भी इन्वेस्टर्स के लिए। हर चीज का ताना बाना जाके मिलता है इन्वेस्टर्स के साथ कि उनको किसी तरीके में रिलीफ दे दूं, मुझे छोड़ के ना। तो ऑपोजिशन के पास प्लान है? ये जो चीजें आपके मुताबिक बिगड़ी हुई हैं मुल्क के अंदर, इनको ठीक करने के लिए ऑपोजिशन के पास प्लान है? अगर ये हुकूमत जाती है, अदम एतमाद कामयाब होती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कहती है कि हम किसी ओहदे के उम्मीदवार नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने कहा था कि वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, तो वो तैयार है ये बोझ उठाने के लिए अगर ये जिम्मेदारी उन पर आती है तो? अदम एतमाद
आएगा और जब अदम एतमाद के बाद हालात बदलेंगे तो हम मेरा ख्याल है जो भी नई जो हुकूमत जो कंसेंसस होगा ऑपोजिशन सारी का, उसके लिए तो बहुत आइडियल सिचुएशन है कि हमें इलेक्शन कराना पड़ेगा फौरन। अभी नहीं हुआ, यानी हम नए इलेक्शन करेंगे। अभी कंसेंसस नहीं हुआ। कंसेंसस की बात नहीं है, ये भी एक वो पहले मैं बिल्कुल एग्री करूंगी हसन मुर्तजा साहब से जो उन्होंने कहा कि इट्स अ प्रोसेस, और इसकी मिसाल आपको पहले मिल सकती है कि पीपल्स पार्टी ने अपना जो ये लॉन्ग मार्च है ये बहुत पहले का अनाउंस किया हुआ ना कि हम 28 फरवरी को निकालेंगे। अच्छा, हमने ये कोई डेट नहीं दी थी, हमने कोई नहीं कहा था, हमने कहा था मार्च के महीने में ये होगा। और मार्च के महीने में अदम एतमाद की तहरीक आ रही है। ये अदम एतमाद की तहरीक जूं इनके गर्दन के करीब पहुंच रही है दबोचने के लिए, आप देख रहे हैं कि किन किन तरीकों से इनकी अब चीखें निकल रही हैं। ये चीखें ही हैं, ये इमरान खान साहब की तकरीरें आपको लगती हैं कि उस इमरान खान की तकरीरें हैं जो 2018, 19, 20 में करते थे। अच्छा, फिर उन्होंने कल की तकरीर में फिर एक वही हरकत की जो वो हमेशा करते हैं। उन्होंने 2019 में कहा अब मईशत को टेक ऑफ पे ले जाऊंगा, अब आगे मईशत बेहतरीन चली, मैंने रास्ते पे डाल दी। 2020 में कहा मैंने मईशत रास्ते में डाल दी, 2021 में फिर रास्ते में। ये कौन सा रास्ता है, ये कौन सी बंद गलियां हैं जिनके अंदर बार बार जाके अवाम को सिर्फ टकरे मरवा रहे हैं मईशत के नाम से। ये कहाँ जा रही है, कौन सा रनवे जिसके ऊपर चढ़ रही है? चढ़ ही नहीं पा रही, हर साल तकरीर में चढ़ती है और फिर पता नहीं कहाँ उतर जाती है। तो ये इस तरह का जो अब ये जो खोखले मजाक दोबारा इन्होंने शुरू किए हैं और ये अब जो मंशूर पेश करते हैं रोज रोज आके, आज इनको याद आया कि सनतकारों को ये नहीं कहना चाहिए था 4 साल पहले मुझे सनतकारों को देना चाहिए था, तो 4 साल पहले जो बातें की उनमें से कौन सी पूरी की आपने? इसी तरह से ऑपोजिशन की तरफ से भी तो बयानात आ रहे हैं ना कि इस हुकूमत को घर भेजेंगे, इमरान खान साहब को घर भेजेंगे, तहरीक अदम एतमाद आएगी। अदम एतमाद यही सुन रहे हैं। अदम एतमाद इस वक्त इसलिए नहीं लाने की जरूरत कि हमें हुकूमत चाहिए, अदम एतमाद इसलिए लाने की जरूरत है कि 22 करोड़ अवाम की चीखें और सिसकियां अवाम को तो रिलीफ दे रहे हैं ना। वो अवाम को जब क्या रिलीफ दे रहे हैं? आपको मैं बता रही हूँ कि 27 रुपए एलपीजी में बढ़ गए हैं, 500% दवाइयों की कीमत बढ़ गई है। सही, यानी जो चीजें आप कह रही हैं मार्च में तहरीक अदम एतमाद आएगी। आज 1 मार्च है और चंद दिन ही बाकी रह गए हैं, 30 दिन बाकी रह गए हैं। 30 दिन के अंदर अदम एतमाद की तहरीक आती है या नहीं आती है? एक ब्रेक के बाद इस पे मजीद बात करते हैं जी। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात हो रही है तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक। ऑपोजिशन की जानिब से एक क्लियर मैसेज अभी तक नहीं आया था, या क्लियर फैसला हम कह सकते हैं कि नहीं था कि तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो उसके बाद क्या प्लान है। इसके ऊपर अभी तक जितनी मरतबा मैंने हमारे गेस्ट थे उनसे सवाल किया है, सिर्फ ये वाली गेस्ट नहीं, इससे पहले जो हमारे प्रोग्राम में आते रहे हैं कि उसके बाद क्या प्लान है, तो उन्होंने कोई इसका खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। पीपल्स पार्टी की तरफ से हमेशा ये कहा गया कि वो चाहते हैं कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करें, लेकिन कल हमने ये देखा बिलावल भुट्टो साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ें और हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। और आज उन्होंने फिर कह दिया कि ये चाहते हैं कि असम्बलियाँ पूरी हों। तो हसन मुर्तज़ा साहब, ये कन्फ्यूजन क्यों है? क्या चाहती है पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे? तहरीक अदम एतमाद के बाद क्या असम्बलियाँ तोड़ी जाएं या फिर ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें? देखें जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि पार्लियामान को अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करनी चाहिए। उसमें हुकूमतें आती जाती रहती हैं, एक सिस्टम जो है चलना चाहिए। अगर एक वजीर आजम के जाने से कोई असम्बलियाँ तो नहीं चली जाती। यूसुफ रजा गिलानी को घर भेजा गया, मियां नवाज शरीफ साहब को भेजा गया, असम्बलियाँ चलती रहीं, ये भी चलती रहें। और अगर आने वाली हुकूमत ये समझती है कि हमारे पास ये मैंडेट जो है ये नाकाफी है या ये मैंडेट नहीं है, तो वो नया इलेक्शन भी अनाउंस कर सकते हैं। तो ये तो सारा ऑपोजिशन ने फैसला करना है ना। अगर वो हुकूमत में आते हैं तो उन्होंने क्या करना है। तो हुकूमत अभी तक तो इस फेज में है कि इस हुकूमत को किस तरह फारिग किया जाए, तो वो हम कर रहे हैं। अभी पहले बात हो रही थी तो मेरे मोहतरम कह रहे थे कि इन्हें तो खुश होना चाहिए कि अवाम को रिलीफ मिल है। भाई हम खुश हैं, हम अपने मिशन में कामयाब है कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। और हमारा मार्च भी जो है वो अवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए ही है, वो हुकूमत से रिलीफ हो या कोई माली रिलीफ, वही हम चाहते हैं। हमें तो इस बात पे खुशी है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने के बाद पाकिस्तान में काम हो सकती थी, तो जब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ती नहीं थी
और ओगरा 1.5 रुपए की समरी भेजता था बढ़ाने के लिए और इमरान खान साहब 10 रुपए बढ़ाते थे, उसका हिसाब वो क्यों बढ़ता था? हम तो पूछ रहे हैं कि कल बिजली जो महंगी सस्ती की है 5 रुपए, उसको सुबह में कीमत बढ़ाई क्यों थी? जब आपने शाम में कम करनी थी, तो अगर कम करनी थी तो फिर 6.5 रुपए तो कम से कम करते। आपने तो महीने की बुनियाद के ऊपर बिजली महंगी की, गैस महंगी की, पेट्रोलियम महंगी की। ये कौन सी बातें कर रहे हैं कि हमने जी बड़ा रिलीफ दे दिया है और आप भी बड़ा खुश हो कि हम तो बड़े खुश हैं, हमें रिलीफ मिल गया। आपको कोई मिल गया हो? कौम को या हमें तो कोई रिलीफ भी नहीं मिला। हम कहते हैं कि 70 रुपए इन्होंने पिछले 6-7 महीने में कीमतें बढ़ाई हैं, आज 10 रुपए कम करके एहसान कर रहे हैं। हमारा ज़रूरी मुल्क है और 2 लाख टन गंदम लेने ये रशिया चले गए हैं। भाई ये मुल्क तो गंदम एक्सपोर्ट करता होता था, आज आपने उसको मांगने पे लगा दिया है कि वहां से बिल्कुल ये सवाल तो बनता है सैफुल्लाह भुट्टो साहब, हमारा ज़राई मुल्क है, ये एक्सपोर्ट किया करता था और अब ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि इंपोर्ट करना पड़ रही है गंदम। तो देखिए, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि कितनी इनको तकलीफ हुई है। तेल की कीमतें मतलब अगर कम हुई है, लाजमी है, माजी में जैसे 4-5 महीने में टाइम हुआ है तो उसमें तो कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इतनी तकलीफ इनको, ये इसके अलावा इनको कोई और बात नहीं है कि कम हुई क्यों है कीमतें। भाई आप आ जाएंगे ना अभी, मतलब इनको शायद मेरे ख्याल 23 मार्च इन्होंने डेट दी थी ना पहले पीडीएम ने कि हम एहतजाज करेंगे ना। अभी मुझे तो दुख हुआ, हमारी बहन बैठी थी ना, वो कह रही थी कि 2013 में ये तबाही थी मुल्क में, 2013 में ये तबाही थी मुल्क में, हमने आके 13 से 18 में काम सही किए, 5-6 डिपार्टमेंट बता दिए ना उन्होंने। देखिए मैं तो उस पे बहन को यही कहूंगा, आप ऐसी बात न करें क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो आप लोग आपस में मिले हैं ना, नून लीग और नहीं तो आपको एक डिपार्टमेंट बता दें जो आपने बेहतर किया। मैंने तो फिर 5-6 बता दिए हैं, आपको एक बता दें जिसको आपने तबाह नहीं किया। कोई एक बताएं जिसको तबाह नहीं किया आपने, वो बता दें कोई एक। हाँ, जिसको तबाह नहीं किया। एक ही चीज देखें, आप देखें ना, दोनों पार्टियां बिल्कुल तबाह हुई हैं, आपस में कैसे मिली है ना। 50 साल में एक दूसरे को गालियां देते थे ना आप लोग, कैसे आपने घसीटा। ये जवाब है मेरी बात का, आपको याद है? खुद गौर करें आप क्या कह रहे हैं। आप लोग जहाँ खड़े हैं अभी तो आपको देखना चाहिए आपके कॉल ऑफ फेल में क्या तजाद है। आयशा बीवी आप इनको बताएं कि बीच में से इंटरप्ट करने से नहीं होता। आप लोग आप कंप्लीट करें, आप कंप्लीट करें। हाँ, अपने आप क्लिप निकालें। इमरान खान साहब का यही काफी है कि आप लोगों को एक्सपोज किया उन्होंने। आपका असल जो चेहरा है वो अवाम के सामने आया है, आप पार्टीज का, जो 50 साल से आप लोग सारे अवाम को यहाँ बेवकूफ बनाते रहे हैं कि भाई कभी कोई टेन्योर आता था एक दूसरे को गालियां देके आप आगे आते थे इलेक्शंस में। अभी क्यों आप आपस में मिले हैं, क्यों आप ऐसे बहन भाई बने हुए हैं? यही है ना जो 18 का इलेक्शन हुआ था तो जो हमारी मरियम साहबा है वो कहती थी ना कि इमरान खान को वोट देना ये जरदारी को वोट देना है। अभी क्यों आप जरदारी साहब के पास चले जाते हैं? वही जरदारी साहब हैं। जरदारी साहब ने कभी नहीं कहा आप लोगों के लिए कि हम आपको घसीटेंगे, आपने कहा था। क्यों अभी जाते हैं आप जरदारी साहब में आपने उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ये बड़े आए इनकलाबी बने हुए ना, ये इनकलाब सिखाते हैं लोगों को। अच्छा, ये इनकलाब सिखाते हैं ना कि झूठे सर्टिफिकेट देके बाहर चले जाते, झूठे सर्टिफिकेट देके बाहर चले जाते हैं। मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए, अभी तक प्लेटलेट्स बन रहे हैं ना, कोई चीजें बन रही हैं। ये आगे इनकलाब सिखाते हैं लोगों को। ऑपोजिशन ने वजारत आला की पेशकश की है मुस्लिम लीग काफ को, क्या वजीर आजम की तरफ से भी कोई ऑफर की गई है मुस्लिम लीग काफ को साथ रहने के लिए? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मुस्लिम लीग काफ के पास पहले ही 2 मिनिस्ट्रीज हैं। मैं देखे उन चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज लाई साहब ने अगर किसी के साथ मुलाकात की तो वो तो देखिए, जब भी कोई उनको किसी को भी कोई कहता है कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है तो रहते ही है ना सैफुल्लाह साहब, शिकवे तो रहते ही हैं, एमकेएम हो मुस्लिम लीग काफ हो। देखिए लाजमी है, मसाइल हर पार्टी के बहुत है ना, मसाइल हर पार्टी चाहती है कि उनके जो वर्कर्स हैं वो कंफर्टेबल जोन में हों, तो उनकी डिमांड्स ज्यादा होती हैं। गवर्नमेंट अपने हिसाब से देखती है, उनके मशवरे से काफी चीजों को बेहतरी करती है। तो लेकिन ये थोड़ी होता है कि जो इत्यादि आपके आ जाते हैं तो उनके सारे मसाइल एक ही दिन में या एक ही साल में हल हो जाते हैं, और अगर हल हो गए तो दोबारा वो क्लेम नहीं कर सकते, डिमांड नहीं कर सकते। होता है, ये चीजें चलती रहती है। लेकिन ये अपोजिशन की एक उम्मीद की किरण पैदा हुई थी कि शायद क्यों लीग आ जाए, शायद हमारे पास
एमक्यूएम आ जाए तो कुछ न करें, कुछ नहीं होगा इनको एक दूसरे पे डिपेंड करना चाहिए। देखिए एमक्यूएम के बारे में क्या प्लान है वजीर आजम का, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से सवाल हुआ था ये कि क्या वजीर आजम साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वजीर आजम साहब के बहादुराबाद आने का वक्त हुआ चाहता है, तो अगला मिशन फिर एमक्यूएम होगा, बहादुराबाद होगा वजीर आजम का। देखिए पीएम साहब मुल्क के पीएम है, हमारे इत्तेहादी हैं, हम अगर वो आ जाते हैं, एमक्यूएम मिलने आती है, क्यू लीग वाले मिलने आते हैं, अगर हमारी पार्टी लीडरशिप मिलने गई, जब कराची की विजिट होगी तो पीएम साहब लाजमी जाते हैं। यहाँ नॉर्मली जब भी आते हैं जीडीए से मुलाकात उनकी होती है, एमक्यूएम के लीडर से मुलाकात होती है। पीएम साहब पहले भी गए हैं, किंगरी हाउस भी गए हैं, ऐसा तो इशू नहीं है। पीर साहब पगाड़ा साहब के पास वो जाते रहे, ये कोई इशू नहीं होता। ये तो देखिए इनको मैं तो सारी चीजों को समझ पाता हूं। ये इत्तेफाक है, सैफुल्लाह साहब, जब जरूरत होती है पार्लियामेंट में, सिर्फ ऑपोजिशन की मैं बात नहीं कर रही, इस हुकूमत की हम बात कर रहे थे, जब पार्लियामेंट में इत्तेहादियों की जरूरत हो या वैसे किसी और कानून साजी के लिए जरूरत हो इत्तेहादियों की, तब ये मुलाकातें जरा ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये इत्तेफाक होता है? ठीक नहीं, बात इत्तेफाक की तो है ही नहीं ना, इसमें क्या इशू है अगर मिलना है। देखिए हमारी जब पार्लियामानी मीटिंग होती है तो उसमें क्या होता है, जब भी कोई मतलब हमारी डिस्कशन होती है, पीएम साहब मीटिंग करते हैं, लाजमी कोई बिजनेस जब आता है असेंबलीज में तब भी मिलते हैं ना, तो ये इशू नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं थोड़ी सी ना, तकलीफ कौन सी है, मार्च भी आ गया ना, 8 मार्च को बिलावल साहब का जो समंदर है वो भी पहुंच जाएगा इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद मरगला हिल में, देखते हैं कितना पानी खड़ा हो जाता है। उसके बाद 23 मार्च को मौलाना साहब भी आ रहे हैं, उन्होंने भी अनाउंस किया था, और इनको एतमाद भी इसी महीने में लानी है। अभी मार्च में तो हम आ गए ना, आज 1 मार्च में बैठे हैं, इनको वेट करना चाहिए, मार्च में जाहिर हो जाएगा ना कि कितना इंकलाब लाते हैं। तो देखिए ये शेड्यूल दे रहे हैं ना, कमिंग प्लान दे रहे हैं। 30 दिन है आपके पास सैफुल्लाह साहब, काउंटडाउन शुरू हो गया। आज मार्च के महीने में फिर ऑपोजिशन जो है वो बड़ा कुछ करने जा रही है। चलिए वक्त मेरे पास कम रह गया, सलमा साहिबा का कमेंट ले लूं मैं, सलमा साहिबा का कमेंट ले लूं। सलमा साहिबा, मुलाकातें तो जारी हैं, होती रहती हैं, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब ने अभी तक इशाइये के बारे में जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ साहब ने जो दावत दी थी उनको 2 दिन का उन्होंने वक्त मांगा था और अभी तक कुछ बताया नहीं है कि मिलना है नहीं मिलना। मैं अपने भाई की 1-2 बातों का जवाब देना चाहूंगी। एक जो उन्होंने फरमाया कि 50 साल के ये दोस्त थे, पहले इनके बड़े, इनके साहब कहते हैं बड़े जो हैं कि 30 साल की दोस्ती कहते हैं, 30 साल कहते थे हमारे इल्जाम देते हैं, इन्होंने आज 50 साल का दोष दे दिया। अच्छा दूसरी बात ये है 70 से 22 में 50 साल बनते हैं ना। इन्होंने फरमाया 70 में तो हम नहीं थे भी नहीं, आप पता नहीं किधर की बात किधर मिला रहे हैं। पीपीएल नहीं, आप दूसरी तरफ ये है कि दूसरी बात ये है कि जो अभी इन्होंने फरमाया कि इमरान खान जब आते हैं कराची तो वो सबसे मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं। इमरान खान बतौर वजीर आजम इनसे मुलाकातें करने तो पहुंच जाते हैं। एमक्यूएम के पास ये कौन सी, किसको ताने दे रहे हैं, ये कौन एमक्यूएम के बारे में क्या कहा करते थे, ये किसको ताने दे रहे हैं, ये चौधरी बरादरान के बारे में इनके लीडर ने क्या कहा, ये किसको ताने दे रहे हैं, शेख रशीद के बारे में इनके लीडर ने क्या कहा, ये किसको इन्होंने जिस को इत्तेहादी बना के साथ बिठाया हुआ है, सारे जो लोग इकट्ठे किए हुए, उनमें से कोई एक भी मुझे बंदा बताएं जो इनकी तहरीक में से निकला हो, तहरीक इंसाफ में से निकला हो। दूसरी बात, ये सिर्फ हुकूमती इत्तेहाद के बारे में तो नहीं, हर सियासी जमात के बारे में हम ये देखते हैं। का इतना बुरा हाल नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने क्या कहा था पीपल्स पार्टी के बारे में, शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था पीपल्स पार्टी के बारे में। हम तो सारे बहुत बुरे हैं, ये तो तब्दीली लेके आए थे, तो नया पाकिस्तान देने आए थे। मैं आपको बुरा नहीं कह रही हूं, लेकिन जो इल्जाम आप लगा रही हैं वही सूरत हाल हमें बाकी पार्टियों में भी नजर आती है। मेरी बात सुने, चले बाकी पार्टियां तो सारी गलत हैं। अच्छा। ये तो आए थे सब कुछ दुरुस्त करने, इन्होंने तो शहद की नहरें बहानी थी, इन्होंने तो रियासत मदीना बनानी थी, इन्होंने नया पाकिस्तान बनाना था, इन्होंने सब कुछ बदल के दिखाना था। इनकी 22 साल की मुआशी टीम थी, इनके पास 200 सुकरात और अरस्तु और स्टालवार्ट थे। ये तो ये पहले दिन जो एजेंडा 11 नुकाती एजेंडा लहराया था, जो मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होके $200 अरब लेके आना था, पता नहीं किस किस के मुंह पे मारना था। इन्होंने तो एसेट रिकवरी यूनिट देखा, उसकी हालत देखी क्या हुआ है कि एसेट रिकवरी यूनिट की वो जो यूं करके हर वक्त पर्चे लहराते रहते थे, शहजाद अकबर साहब वो घर चले गए हैं। 4 साल के बाद कारकर्दगी अपनी ये है, 1 रुपए की किसी चीज का सबूत कभी किसी अदालत में आज तक न दे सके और ना ये दे सकेंगे। 4 साल से तो पूरे मुल्क के रिकॉर्ड्स इनके पास है ना, जो मर्जी जिस मर्जी नेशनल एक्सचेकर की जितनी भी चीजें वो रिकॉर्ड इनके पास है ना, निकालें ये करप्शन के सबूत लाएं। ये कहाँ है, क्यों नहीं देते ये नैब को और क्यों नहीं देते ये FIA को। और अब ऊपर से उससे भी एक डरावनी ड्रैकोनियन चीज निकाल दी पेका, पेका के अपने मुफाद के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। इनका ख्याल है कि पेका ले आएंगे और ये बच जाएंगे, नहीं, पेका इनको हॉन्ट करेगा, ये बचेंगे नहीं उससे। और ये अपने आप को सिर्फ सेफ गार्ड करने के लिए कि इनके खिलाफ कोई क्यों ये इतनी होली काऊ है कि इनका हिसाब नहीं होगा, इनसे कोई पूछेगा नहीं, ये इतने ये हैं सारे दूध के धुले हुए, तो ये फॉरेन फंडिंग केस निकालें,
ये रिंग रोड केस निकालें, ये बिलियन सुनामी केस निकालें। आपकी गवर्नमेंट आती है तो फिर ये सारे केसेस बनेंगे इस हुकूमत के खिलाफ? क्यों नहीं बनेंगे? क्यों ये इनका क्या ऐसा क्या इनके अंदर है जादू और तिलस्म है कि जो हम इनके ऊपर इनके केस नहीं खुलेंगे, इनको बिल्कुल हर चीज से रिबेट कर दिया जाएगा? व्हाई? नो, दे हैव टू बी आंसरेबल। इनको 22 करोड़ अवाम को जवाब देना पड़ेगा, चीनी का जवाब देना पड़ेगा, गंदम का जवाब देना पड़ेगा, बिजली का जवाब देना पड़ेगा, इनको पेट्रोल का जवाब देना पड़ेगा, इनको 15% खाने पीने की अशिया की महंगाई का जवाब देना पड़ेगा। सही जवाब देना पड़ेगा। हसन मुर्तजा साहब, आखिरी कमेंट में आपसे लेना चाहूंगी, आज जो पेशरफ्त हुई है, ये जो मुलाकात हुई है, उसके बाद जरदारी साहब राब्ता करेंगे चौधरी बिरादरान से? दोबारा कोई मुलाकात होगी? ये मेरे से सवाल है जी? जी सर, आपसे। यकीनन होगी जी, चौधरी बिरादरान से क्यों नहीं होनी? चौधरी बिरादरान से आप अगर खुद पूछ ले तो वो आपको बताएंगे कि हम जितना जरदारी साहब के साथ कंफर्टेबल हैं शायद ही किसी के साथ हो। मैं थोड़ा सा आपको सैफुल्लाह साहब को अर्ज करूंगा कि सियासत को इस नजर से ना देखें कि कौन किसके बारे में है। अगर PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करीब होते हैं तो बेशक उनका माजी जो है बड़ा तल्ख है। आपका भी तो मेरे ख्याल में परवेज इलाही साहब पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे। आज आप भी तो ऑपोजिशन की वजह से ही उनके घुटनों में जाके बैठे हैं। और सबसे बड़ा तो वो आपके साथ होता है 24 घंटे शेख रशीद अहमद साहब, जो कहता था कि बारे में आपके लीडर फरमाते थे कि मैं आपको चपड़ासी न रखूं, और वो आपको कहता था कि आप टांगा पार्टी हैं, एक सीट वाले हैं और आप कितनी चिड़चिड़ करते हैं। तो फिर आपकी जमात के बारे में MQM के हवाले से उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। हसन मुर्तजा साहब के लीडर ने तो ये भी कहा था कि मुझे मखलूत हुकूमत बनानी पड़ी तो मैं उसके ऊपर तरजीह दूंगा कि ऑपोजिशन में जाके बैठ जाऊं। तो आज किस हैसियत से जाते हैं? ठीक है मेरे पास वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने। मार्च का महीना इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है मुल्क की सियासत में, और आज हमारी गुफ्तगू से भी आपने अंदाजा लगाया तहरीक आदम एतमाद भी इसी महीने में पीपल्स पार्टी जो है वो अपना मार्च भी कर रही है, और 23 मार्च को PDM का लॉन्ग मार्च भी मुतवक्की है। देखते हैं कि बड़ा फैसला अब नेक्स्ट क्या होता है। हमें दीजिए इजाजत, कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।